दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति चौहान और आज एक खास युवा शख्सियत को आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं। यस्टरडे वी हैव विद अस मिस्टर अखिल कश्यप। कैसे हैं आप? हेलो हेलो, आई एम गुड आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूं। और अखिल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, इनका नाम पूरा नाम डॉक्टर अखिल कश्यप है और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी पढ़ाई यानी पीएचडी की है एग्रीकल्चर में। तो इनके पास अच्छा खासा अनुभव है और सबसे खास बात मैं आपको ये बताऊं कि चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज में हाल फिलहाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इन्होंने ज्वाइन किया है और अब ये विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं। जिला सिरमौर के रहने वाले हैं, राजगढ़ इलाके से आते हैं। तो आज इनके बारे में जानेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे शायद हम आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं और इसकी बारीकियां सीखना, नेचर को एक्सप्लोर करना, ये अखिल जी की हॉबी रही है। स्टार्टिंग से इनका ये एक ड्रीम भी रहा है कि कुछ अलग किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो आज इनसे बहुत सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। अखिल जी, मैं चाहती हूँ आप स्टार्टिंग से बताएं कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई है, 10th ऑनवर्ड्स? ओके सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अखिल कश्यप जी। एंड मेरी जो सबसे पहले तो मैं हिमवंती के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार कहना चाहता हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट क्योंकि अभी दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तो प्लीज आप लोग थोड़ा वैसे मतलब कॉर्पोरेट तो क्या मतलब कहीं ना कहीं आई एम ऑल न्यू इन दिस। सो जो मेरी पहली एजुकेशन रही है क्लास 10 से लेके वो मैं अकाल अकेडमी बड़ू साहिब से पढ़ा हूँ जी। तो वहाँ पे वहाँ की स्पेशलिटी क्या है? वहाँ पे स्पेशलिटी है, वो तो एक बोर्डिंग स्कूल है सबसे पहले तो, और वहाँ पे हमें आध्यात्मिक भी शिक्षा साथ में दी जाती है कहीं ना कहीं, जो हमें एक नॉर्मल हम एजुकेशन ले ही रहे हैं हर एक स्कूल में। किताबी ज्ञान तो हम कहीं से भी ले रहे हैं, बुकिश नॉलेज हमको हर जगह से मिल रही है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको माइंड फीडिंग होती है बेसिकली आपकी, ताकि आपको अध्यात्म के साथ जोड़ा जाता है। इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजन कि वो सिख रिलीजन है, बट ऑल्दो सबकी टीचिंग सेम ही रहती है कि लाइक आपको पीस ऑफ माइंड आपको हमेशा अपना मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आपको दुनिया में आप देखिए बड़े से बड़े जितने भी व्यक्ति लोग हैं उनका जो अगर आप पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने काम को उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो वहां से मुझे वो चीज कहीं ना कहीं आप सीखने मानते को हैं मिली। कि अध्यात्म एक बहुत अच्छा तरीका है माइंड को फ्रेश करने का? बिल्कुल अध्यात्म, बल्कि हमारे जो हमारी टीचिंग संस्था नहीं कहूंगा, जो हमारी एजुकेशन, जो हमारी प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम जो है, आई एम सो सॉरी मेरे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं आ पाएंगे तो प्लीज। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, देखिए जो अगर हम बहुत पहले देखें, जो मैकोले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस समय हम फॉलो कर रहे हैं वो मैकोले का एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले हमारे गुरुकुल्स होते थे, तो गुरुकुल्स में हमारे टेक्नोलॉजी पहले भी थी हमारे पास। ऐसा नहीं है इंडिया में सबसे पहले आई सर्जरी कहाँ शुरू हुई, वो इंडिया में शुरू हुई, तो हमारा हिंदुस्तान ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। तो ये नहीं है कि हमें किसी वेस्ट ने कहीं से हमें टेक्नोलॉजी दी है, बट हमारे उस समय साथ में एजुकेशन में क्या था, अध्यात्म साथ में बहुत जरूरी था, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड, फोकस, आपको बेसिकली आपको फोकस करना सिखाते थे। और उसी तरह से जो जैसे जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ अभी, तो अभी हम लोग सिर्फ आधुनिकरण की तरफ जा रहे हैं रादर देन हम लोग अध्यात्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। बट देर आर स्टिल सम इंस्टीट्यूशन, जी देर आर स्टिल सम इंस्टीट्यूशन जो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे तो आपका वहाँ 12th तक का या कैसा वहाँ पे तो आपका सफर क्लास रहा? 12 साइड में कैसा था? देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा लेट मी बी लाइक, मैं रॉ हूँ वैसे, मैं कोई ऐसा बनावट नहीं हूँ कि मैं अपना बनावटी इंटरव्यू दे रहा हूँ। जो मैं हूँ वो मैं हूँ। एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद मैं यहाँ तक कभी पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज अ वेरी टफ चाइल्ड। तो तभी मुझे शायद हॉस्टल में डाल दिया घर वालों ने कि भाई चलो, क्योंकि होता ही रहता है, आप घर वाले सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ेगा। जैसे आजकल का माहौल है, हम देखते हैं कि बच्चे नशे में कितने पड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो घर वालों को एक डर रहता ही है, और वो हर एक माँ बाप को रहता है डर। तो उन्होंने मुझे उस समय अपने से थोड़ा कष्ट किया, अपने से दूर करने का थोड़ा कष्ट था, तो उन्होंने मुझे अपने से दूर किया। क्लास 6 में मैं हॉस्टल में गया अकाल अकेडमी बड़ू साहिब में, तो वहाँ पे बीइंग, अब आपको पता है मैंने कहा कि मैं थोड़ा टफ चाइल्ड रहा हूँ, तो मुझे हॉस्टल में शुरू से बड़ा शौक था जाने का कि मुझे हॉस्टल में जाना है। ओवरऑल कैसा लगा? तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं नंबर 1, और आप टफ सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत आपका माइंड एकदम
शार्प हो जाता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स के पास रहेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल, सारा बिल्कुल। काम वो करके देते तो हैं वो और कुछ हम भी थोड़ा सीखते नहीं है, कुछ भी उनका मतलब या चाहे रहता है कि कुकिंग है, चाहे जी, छोटे-मोटे जी, काम है, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, आते हैं बिल्कुल। बच्चों को। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखने को मिलता है, जो हॉस्टल से एक सबसे पहली हमारी सीख है। तो मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स है, एक डॉक्टर मोनिशा जो यहाँ पे इस समय गोरखुवाला में डॉक्टर है MBBS, एंड मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो फॉरेन में जॉब करते हैं नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक में, तो वो इंजीनियर है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लाइक हम तीनों हॉस्टल से पढ़े हैं, तो हम तीनों ही सेल्फ डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं हमारा ये शुरू से हमारा रहा है कि हमारे पेरेंट्स ने रखा है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट रखना है। तो बड़ो साहिब से जब निकले उसके बाद का सफर कैसा था, कैसी थी उसके बाद की दुनिया? आगे ग्रेजुएशन करना लेट मी था। टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि आज की डेट में देखिए कोई भी कहीं से भी डाटा निकाल के इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज, नो आई वोंट से कि आई वाज गुड एट स्टडीज, बट मैं ये कहूंगा कि मैं पढ़ता ही नहीं था, लाइक मैं उतना ही पढ़ता था जितना चाहिए हो। तो मतलब कहीं ना कहीं +2 में आई वाज नॉट अ स्कॉलर टाइप स्टूडेंट के भी मेरे मतलब +2 में मध्यम हाँ, वर्गीय जो तो मैं स्टूडेंट होते हैं। 64% लेके उस समय +2 में पास हुआ। तो मेरे फादर ने तो बल्कि इवन तो यहाँ तक कह दिया मदर को कि भी इसके लिए जाओ सरकारी स्कूल का फॉर्म लेके आओ, कहीं ये फेल ही ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं उस टाइम तक क्या आपका लाइफ में कोई गोल कोई सेट वैसा था? गोल नहीं था, एज सच कोई गोल नहीं था। मैं यही कहूंगा कि मैं हमेशा, बट मेरा एक रहता था कि मैं ना लाइफ को, नेचर को एंजॉय करना चाहता हूँ। मतलब मुझे नेचर का, मुझे जब मैं गांव जाता हूँ तो मुझे खेतों में बड़ा मजा आता है काम करने का, मुझे मतलब, और पशु पक्षियों के साथ मुझे बड़ा और लकीली वो, आपने सब्जेक्ट और लकीली नहीं, उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मैं डॉक्टर बन लेता हूँ। लोगों ने बोला भाई मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, MBBS भी तो वो देखा कहीं पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। MBBS के लिए मैंने तैयारी करने के लिए, अब पढ़ा तो हूँ नहीं +2 तक, और ये अपनी वो थी कहीं ना कहीं गलतियां रही कि मैं पढ़ नहीं पाया इतना, और शायद मैं मस्तियों में ज्यादा रहा। देखिए आई एम वेरी फ्रैंक, जो है वो बात है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वैसे किया और मेरे आदर्श थे, आदर्श हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग को उसको लाइफ में लाने के लिए बहुत सारे हमारे को सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट भी करती है। मोटिवेशन था, तो मैंने सोचा कि उस समय ड्रॉप कर लेते एक चंडीगढ़ में, तो MBBS के लिए। तो मैंने 1 साल सिंसियरली पढ़ाई करी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर यूथ कोई भी देख रहा हो इसको, अगर वो आने वाले समय में MBBS के लिए, आजकल तो क्लास 5th या 6th क्लास ही उस समय आजकल स्टार्ट हो जाता है सिस्टम। बल्कि मैं देख रहा हूँ दिल्ली में तो कई जगहों पे, बड़े बड़े शहरों में तो नर्सरी KG से ही बच्चों के लिए के भी आपने क्या, कई मूवीज हम देखते हैं जैसे उसमें बता रहे हैं, तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं आजकल पेरेंट्स बड़े एक्टिव हो चुके हैं, तो एडवांसमेंट आ चुकी है, एंड दैट इज कहीं ना कहीं वो बहुत सही भी है। तो फिर उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया क्योंकि, और परेशानी तो होती है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि लाइफ में देखिए जब हमारा डिसीजन आने वाला होता है या रिजल्ट आने वाला होता है, किसी से डिसीजन नहीं आई वोंट से, जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, तो सबसे जो मुश्किल घड़ी है वो इम्तिहान की घड़ी है। जो मतलब अगर आपने 1 साल तैयारी करी है, उसके बाद फिर आप एग्जाम दोगे, फिर आपका नहीं हो अगर, तो कहीं ना कहीं वो निराशाजनक तो रहता है, क्योंकि और उसमें गलती शायद कहीं ना कहीं मेरी ही रही हो। अगर मैं 1 साल और मेहनत तो करता उस फेलियर को कैसे फेस किया? पॉइंट वो भी है, मेन पॉइंट है कि देखिए मेरी जिंदगी में हमेशा एक रूल रहा है, जो बेसिक रूल है, यू हैव टू बी रेडी विद प्लान बी। मतलब हमेशा से ही आप प्लान बी के साथ चले हैं? मैं प्लान बी हमेशा, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, मतलब ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम समय व्यर्थ करेंगे उस चीज में, तो कहीं ना कहीं वो हमारा टाइम वेस्ट के साथ, सिर्फ हमारा टाइम वेस्टेज नहीं है, वो हमारा माइंड वेस्टेज भी है, हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो भी, ये चीजें। और इसी का रीजन है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, समझते हैं कि यूपीएससी ही यूपीएससी 100-6 अगर वो नहीं हो पाता तो सुसाइड एंड, चलिए ये तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई, बट कहीं ना कहीं वो अपना प्राइम टाइम, शायद वो कहते हैं ना कि अगर आप इसमें अच्छे नहीं है तो आप किसी और में ट्राई कीजिए, मतलब एक ही जगह थोड़ी ना स्टक हो जाना है। तो मेरा हमेशा से ऐसे रहा कि आपने अपने आप को समझाया उस टाइम, और आई वाज ऑलरेडी कि चल कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने ऑलरेडी, और मैंने फैमिली का कोई प्रेशर नहीं रहा, फैमिली तो बल्कि फादर और वो तो फिर से कह रहे थे कि आप एक और तैयारी करो, एक और ड्रॉप करो, बट आपको मैं पेरेंट्स का कितना रोल रहता है हमारे पेरेंट्स का फेलियर पे? देखिए अगर मैं कहूँ तो शायद ही रहता होगा किसी बच्चे के अगर फेलियर पे रहता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी, हाँ मैं एक चीज एक्सपेक्टेशन तो रखते ही हैं। देखिए माँ बाप के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, बट उनकी इंटेंशंस कभी गलत नहीं होती है। तो अगर कई माँ बाप होते हैं बेचारे, वो डिसीजन ले भी लेते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी इंटेंशंस कभी गलत नहीं होती, और शायद हमें इंटेंशंस के साथ ही लोग, अगर हम किसी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ कोई भी हमारा रिलेशनशिप है या एनीथिंग,
तो आपकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप एवरीथिंग डिसीजन तो राइट और रॉन्ग होते रहते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। तो तो एमबीबीएस ड्रॉप किया, उसके बाद थोड़ा उसके सा बाद फिर और मैंने, आगे बढ़े, हाँ, फिर उसके इधर बाद एग्रीकल्चर में माइंड कैसे आया, इधर वाला Actually, पॉइंट बताइए स्टार्टिंग से। मैंने ऑलरेडी मैंने वेटनरी जो BAMS है, मैंने वेटनरी साइंसेज का भी, और मैंने 3-4 एग्जाम्स मैंने दे रखे थे already। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ कि इस तरफ कुछ खास करते इस हैं? तरफ क्योंकि मैं खुद एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी किसान हैं, और वो लोग मतलब ऑलरेडी बहुत ही अच्छी खेती अपने वहाँ पे कर रहे हैं। और हमेशा से ऐसा रहता है ना, हम हिमाचली हैं तो हमें शायद पता होगा, हम लोग ज्यादा वो रखते हैं कि यार एक घर से आई हुई है दाल या घर का घी है। हम मतलब इस चीज में हम, आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि गांव से आया है मेरे सामान। हाँ, चाहे लस्सी तो है, हाँ, दूध लस्सी है, है, दूध है, कुछ भी है, ये घर का सामान है। तो कहीं ना कहीं वो जैसे घर पे भेजते रहते हैं, नाना नानी के मामा वगैरह भेजते रहते थे सामान, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि वो पेड़ पौधों से कहीं ना कहीं वो प्यार रहता ही है आपको। लाइक अगर मैं ये कितना एग्रीकल्चर, कुछ हमें देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कुछ भी हो आपका, जैसे दालें हो गई है, ठीक है, लस्सी, घी वगैरह। घी मुझे बहुत पसंद है, जैसे मैं घी की कटोरी खा जाता हूँ पूरी सवेरे आजकल तो मैं, और घी सेहत के लिए बहुत अच्छा है गाइस। तो मतलब मेरा काफी इंटरेस्ट इसलिए मेरा थोड़ा रहा कि एग्रीकल्चर साइड वैसे ही रहता था कि कुछ नहीं हुआ तो अपना, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है, आपका अपना बिजनेस है, ठीक है। आप अब बिजनेस पे मैं इस पे थोड़ा बाद में आऊंगा, क्योंकि ये मेरी फिर फील्ड से कैसे जुड़ा मैं आपको वो बताना चाहूंगा उसके बाद। तो BSc मैंने इसमें BSc में सिलेक्ट हो गया, फिर मैं तो कहीं ना कहीं फिर नॉनी यूनिवर्सिटी में मेरी सिलेक्शन हो गई। और एक मेरा नौनी यूनिवर्सिटी जो देश की जानी मानी प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां से इन्होंने बीएससी की है और अपने डिपार्टमेंट के अपने सब्जेक्ट में ये टॉपर भी रहे हैं। तो वो कैसे वहाँ नौनी यूनिवर्सिटी का सफर आपका कैसा रहा है स्टार्टिंग से लेके? वैसे जो नॉनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन जी तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संस्थान जी। है, जहाँ पे शायद कई बच्चों का सपना भी होगा, मे बी आई कांट से कि सब लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग ट्राई करते कई हैं, सारे बच्चे वहाँ के लिए ट्राई और करते हैं। उसके बाद कुछ सिलेक्ट हो पाते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया। जैसे मैंने मेहनत करी थी, कहते हैं ना कि अगर आप दूर की देखेंगे तो चांद तक, वो कुछ ऐसी एक कहावत है कि आप सूरज तक की सोचिए या कुछ मार्स तक की सोचिए तो आप चांद तक तो पहुंच ही जाएंगे। मतलब बड़ा सोचो, बड़ा यहाँ तो सोचेंगे पहुंच ही वहाँ जाओगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ तक कुछ ये छोटा है बड़ा है, बट वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैं 1-2 नंबर से ही रह रहा था। मैं MBBS में भी इतने नंबर से रहा, तो नॉन यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पे। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया। तो पहला मेरा जो सिलेक्शन हुआ था बायोटेक्नोलॉजी में हुआ था। तो बायोटेक भी मुझे इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे जीन्स के बारे में बहुत अच्छी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं तो हर चीज बायोटेक के ऊपर ही है। देखिए आप, कोरोना वायरस आया, अभी कितनी महामारी आई, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसकी दवाई निकाली, या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत उभरती हुई फील्ड है। तो उसके बाद मुझे अगली काउंसलिंग में फॉरेस्ट्री मिल गया, BSc फॉरेस्ट्री। तो BSc फॉरेस्ट्री वाज लाइक, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने के लिए तो मिली? वहां पे मैंने 52 कोर्सेज इन टोटल पढ़े 4 साल में, और 3 साल में कोर्स वर्क, और हमारा 1 साल जो रहता है वो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम रहता है, ELP जिसको बोलते हैं। तो मैंने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में मैंने ELP करी। फिर उसके बाद 52 कोर्सेज में हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हर चीज, हम कोई भी चीज देख लें, फॉरेस्ट ट्रीज देख लें, या फिर हर्ब्स देख लें, श्रब्स देख लें, हम वहां से वाइल्ड लाइफ की तरफ चले जाएं, और हम वहां से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं, या हम वुड साइंस की तरफ चले जाएं। तो हमने थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में उसमें पढ़ा। और क्योंकि वही होता है ना कि आपको पहले बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, फिर जो आपको पसंद है आप उसमें आगे फर्दर अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे ELP में हम जब थे तो मैंने मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में हमने हर्बल टी बनाते थे हम, तो हर्बल टी बना के उसको फिर हमें खुद मैन्युफैक्चर भी करनी है, उसकी प्रोडक्शन खुद हम करते थे, खुद हम उसका रॉ मटेरियल तैयार करते थे। पहले हम तुलसी को ग्रो करते थे, ऑसिमम मतलब एक चैलेंज था आपके पूरा, लिए, मतलब टास्क वो था। हर साल होता है वहाँ पे। ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने वैसा सिस्टम रखा हुआ है कि बच्चे ऑलरेडी ताकि सीख सके। तो हमने हर्बल टी बनाई पूरी, और उसकी पैकेजिंग हमने खुद करी। फिर हम बच्चों को ही मार्केटिंग करने का मौका मिलता था कि आप 10-10 या 20-20 जितनी भी हर्बल टीज बनी है आप जाइए और उसको बेच के आइए अपने घर वालों को या रिश्तेदारों को। तो और वो बहुत फेमस है, मतलब हर साल मैं देखता हूँ कि इतने लोग उसकी डिमांड रखते हैं हर्बल टी, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, वो खुद ही बनाई होती है। तो जैसे वहां से पैसे आए तो वो मार्केटिंग का मुझे कहीं ना कहीं वो कीड़ा मुझे अंदर डल गया था कि लाइक नहीं यार, करना तो लाइक समथिंग कुछ बिजनेस टाइप में ही है।
तो जैसे उसके बाद फिर हमने फिर एमएससी की बारी आई कि मेरी बीएससी खत्म हो गई। उसमें हमें पूरा कंट्री घूमने को मिला, अलग अलग इंस्टीट्यूशन घूमने को मिले कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या रिसर्च चली हुई है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, और हम लोग कहाँ पे है। तो अपनी इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं हम लोग उसमें करते हैं। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मेरा रहा, तो मैंने एमएससी के लिए टेस्ट दिया द एनर्जी इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, टैरी। तो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो उसमें सिलेक्ट हुआ। बट कहीं ना कहीं मेरे एज अ सिंगल बॉय, तो मेरे घर वालों को डर था कि बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा उन्होंने कहा कि ट्राई समथिंग एल्स, कि दिल्ली इज लाइक, उस समय शायद उनका वो नहीं था इतना कि वो मुझे भेज पाते। एक बेटा, इट्स नॉट बेटा बेटी, बट एक ही बच्चा, दोनों बहनें की शादी हो गई, तो कहीं ना कहीं वो घर वालों का आप रहता ही आप। अब तो नहीं है ऐसा, वो उस समय सोच रहे थे कि बच्चा है अभी तो बाहर हमारे कहाँ पहाड़ रहेगा। के लोग अभी भी ये सोचते हैं कि थोड़ा बच्चा ज्यादा पहाड़ी- दूर ना जाए। तो बच्चे ज्यादा दूर ना, तो बिल्कुल यही, तो उस समय यही सोच रही उनकी। तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि लाइक कुछ और try किया। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एमएससी, तो एमएससी में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर मेरा मार्केटिंग साइड में था कि मैं एमबीए करूंगा। एमबीए उस समय नई फील्ड आई थी, एमबीए एग्रीकल्चर, कि भाई आप लोग एमबीए एग्रीकल्चर कीजिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एक नया फील्ड आया था मार्केट में। तो मुझे लगा कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी इसके लिए है। कैसे गाइड किया, खुद ही अपने डिसीजन लिया या तो किसी खुद ने? ही एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में ही एमबीए डिपार्टमेंट था, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वहां पे शुरू हुआ था, अभी 2-3 साल ही हुए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट रहा उसमें, क्योंकि देखिए पता क्या होता है, जो हमारे एग्रीकल्चर साइड के बच्चे होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है, या तो आप बीएससी के बाद जॉब कर ले, सरकारी टेस्ट की तैयारी कर ले, जो मेरे फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। मेरे हमारे सीनियर्स है, आपने सुना होगा नौनी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऑफिसर्स हैं हिमाचल प्रदेश में जो चयन हुए हैं। अच्छे पदों मैं पे, हिंदी की ट्राई कर रहा हूँ ताकि और अच्छी तो अच्छी पोस्ट पे गए हैं। तो हमारे सीनियर है, मेरे इमीडिएट सीनियर हैं मिस्टर विश्व मोहन देव शर्मा सर, वो एचएएस अधिकारी है इस समय, एसडीएम नालागढ़ थे लास्ट टाइम, डोडरा कवार, एसडीएम डोडरा कवार थे। तो और एक हमारे सीनियर है मिस्टर प्रदीप चौहान सर, वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं, एसीएफएम वो इस समय सोलन में आई गेस। तो कहीं ना कहीं हमारे वहाँ से एक गवर्नमेंट के जो बच्चे पोस्ट निकालते, वो भी बहुत एक वहाँ पे ट्रेंड है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो फिर मेरा वहाँ से एमबीए में इंटरेस्ट बना। तो एमबीए जब मैंने किया, तो एमबीए में ऐसा था, क्योंकि देखिए या तो आप रिसर्च वर्क की तरफ जाए या आप जॉब की तरफ जाए। तो एमबीए एक ऐसा है जिसमें मैं पीएचडी भी कर सकता था और मैं जॉब भी कर सकता था। तो मैंने आपको क्या बोला था, आई एम ऑलवेज रेडी विद अ प्लान बी बी। प्लान, ये तो प्लान बी में, अभी ए प्लान में मेरा एमबीए आ गया कि स्टडी भी चल रही है, और प्लान बी में ऑलरेडी कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो मैं जॉब भी करने जा सकता हूँ। एमबीए आपको पता ही है आजकल हमारे देश में कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई पड़ी है। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने वो एमबीए किया मैंने वहां से एग्रीकल्चर में, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। फिर उसके बाद 2-3 जगह इंटरव्यू दिए, सिलेक्ट भी हुआ। बट मुझे ऐसा लगा, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जब आप एमबीए के बाद ही सिलेक्ट हो रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पीएचडी की तरफ था कि पीएचडी भी करो। मेरे चाचू, एक्चुअली आपको मैं बताऊं, जो मेरे चाचू है वो चाहते थे कि मैं पीएचडी करूं। जब मैं नॉन मतलब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। हाँ, तो उनका नाम प्रेम सिंह कश्यप है, अगर वो देख रहे हो इंटरव्यू चाचू। क्योंकि आई एम ऑलवेज लाइक, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ तक आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लाइक ये मेरे लिए बहुत ही, आप समझ रहे कि बहुत ही नई चीज है मेरे लिए। मतलब मैं ऐसा कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेशर रहता है ना कि आपकी बहनें इतना अच्छा कर रही है, सबने इतना अच्छा किया है, तो ये क्या करेगा, सबकी नजर ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस रहता था हमेशा अंदर। बट मैंने एक चीज हमेशा देखी, लाइफ को एंजॉय करना है भाई, लाइक लाइफ को एंजॉय करना है। क्या अखिल जी को कभी स्ट्रेस हुआ है? स्ट्रेस हाँ हुआ है मुझे, जब मेरे रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है। कैसे रिलीव करते हैं आप अपने फ्री टाइम में, या स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उस क्या समय करते हैं? मैं अकेला हो जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं किससे मिलता गाने नहीं सुनते? हूँ। हाँ, गाने सुनता हूँ, या फिर मैं आजकल जैसे अब मैं या फिर नेचर से बातें करते नेचर से, हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं या तो रिजल्ट से पहले मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ। पहले कहीं ना तो मैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी होता हूँ, जस्ट लाइक के रिजल्ट आने वाला, तो मैं कहीं ना कहीं, मैं घर वालों के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो घर वालों का एक प्रेशर रहता है कि क्या होगा, वो मैं नहीं सुन सकता। क्योंकि उस समय आप ऑलरेडी अपने अंदर ही इतनी चीजों से लड़ रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं बड़ा वो रहती है चीजें कि भी बड़ी काफी नाजुक कह सकते हैं इस शब्द को, क्योंकि बच्चे देखिए रिजल्ट्स आने पे क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मेरे टचवुड मेरे घर वाले कभी भी उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं रहा है। ये सिर्फ मेरी अपनी होती कि आई कांट फेस एनीवन। कहीं ना कहीं खुद होता है कि हम अपने माता पिता को तो कुछ बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। रिजल्ट दे।
तो उसके बाद जैसे मैंने एमबीए खत्म हुआ तो मेरा फिर फॉरेस्ट रेंजर का पेपर प्री क्लियर हुआ, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम था फॉरेस्ट रेंजर का, तो मेरा वो क्लियर हुआ। उसके बाद तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है अब जॉब करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लड़के को हमारे समाज में अगर वो कमा नहीं रहा है तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें ऑलरेडी रहती है। ऑल्दो मैं उन दिक्कतों से कभी नहीं जूझा, मेरे घर वालों ने कभी इस चीज को, बट एक सेल्फ भी रहता, मैं हमेशा ना सेल्फ डिपेंडेंट रहा। मैंने कहा ना मैं हॉस्टल में था तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट था, तो मतलब चलो ठीक है घर वाले आपकी फीस पे कर रहे होते, सब कुछ कर रहे होते, बट एक चीज होती है कि रहना, अपना अपने सारा काम करना। तो अब जब आपको अपने आप से चीजें करनी होगी तो आपको अपने फाइनेंसेस भी खुद ही देखने हैं, नेचुरल सी बात है। तो मेरा कहीं ना कहीं वो रहा कि भी यार अब कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट की पोस्ट निकली हिमाचल प्रदेश में, तो मैंने फॉरेस्ट रेंजर का प्री निकाला, बट मैं मेंस में रह गया। 3 महीने मैंने शिमला में तैयारी करी और वो नहीं हो अभी पाया। हाल फिलहाल में आपने ज्वाइन किया है सीजीसी लांड्रा CGC कॉलेज लांड्रा। में, और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 2 सप्ताह हुए अब हैं। मुझे अभी सिर्फ 2 वीक्स, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अगर आपको तेज करते हैं इंटरव्यू, आई गेस थोड़ा स्लो हो रहा है, चीजें बहुत ही वो मैं हो कुछ रही है। अलग तरह अलग के चीज आप सवाल जानना मैं चाहते हैं, पूछती हूँ, ठीक है, थोड़ी कहानी सी, क्योंकि स्टोरी तो नहीं, बहुत आपकी स्टोरी लंबी जानना है। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टोरी केवल एक स्टोरी नहीं है, ये बेसिकली आपका संघर्ष था, आपका स्ट्रगल था जो आप यहाँ तक पहुंचे। और ये स्ट्रगल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत सारे युवाओं को जो है वो प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा कि हाँ, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे पहाड़ के मैक्सिमम लोग हैं, वो सिर्फ इसी चीज में रह जाते हैं कि या पुलिस है या आर्मी है, या मतलब हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम 10 फील्ड है जिसमें उन्हें ज्यादा पता ही नहीं है कि ये चीज भी दुनिया में करने के लिए है। लेट्स गेट द टेक्निकल थिंग ओवर हियर। कुछ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, हमारे देश में 1947 में जो जीडीपी थी वो 70% एग्रीकल्चर ड्रिवन थी, और वो मतलब 70% से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित। जीडीपी आबादी नहीं, जीडीपी जो हमारे देश की जीडीपी थी। अभी टेरिशरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में हम लोग आ गए हैं, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे बीपीओज वगैरह है, तो सारी चीज, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम एडवांसमेंट ही नहीं लेके आए, क्योंकि एग्रीकल्चर को लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की तरह देखते हैं कि ये तो बस खेती बाड़ी करनी है। यही कारण है कि आज खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि आज की डेट में सिर्फ मात्र 20% जो हम है वो जीडीपी नहीं 20% ही है जो हमारी आबादी कृषि मैं पर डाटा निर्भर थोड़ा सा करती शायद है। मिसमैनेज हो, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहता, आई एम सो सॉरी, डाटा गलत दूंगा तो शायद कहीं ना कहीं लोग पकड़ लेंगे, तो इसलिए जो आज का सिनेरियो है वो बहुत घट चुका है। बेसिकली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत कम हो चुका है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। मैं एक खुद किसान परिवार से आता हूँ, मेरे दादाजी कृषक थे, मेरे पिताजी ने जॉब करी, बट मेरा है कि मैं एग्रीकल्चर ही करूंगा और जॉब भी साथ साथ करूंगा, बट मैं एग्री बिजनेस करूंगा, कृषि व्यापार प्रबंधक जो मेरी डिग्री है मैं उसी में कुछ करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए? गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इस समय बहुत सारा इनिशिएटिव ले रही है, तो अलग अलग क्या हमारी मानते जैसे हैं कि वो जो पॉलिसीज हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है? लोग जी नहीं एक्चुअली उसे... मेरा जो अब मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, जो मेरा एमबीए का टॉपिक था तो वो था कि जो हमारी एग्री बिजनेस स्कीम्स है हिमाचल प्रदेश में कितनी सस्टेनेबल है और कितनी इफेक्टिव है, तो मेरा उस पर काम रहा। तो जो मेरा उसमें रिजल्ट्स मुझे अपने प्रोजेक्ट में मिले तो उसमें कहीं ना कहीं 50-50% था कि कुछ लोगों तक पहुंच रही है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच रही है। बट अभी जैसे जब मैं पीएचडी में मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो था ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो हमारा शिकायत तंत्र है एपीएमसी में। एपीएमसी इज बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, सब्जी मंडी जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें कितनी ग्रीवेंसेस और किस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी जो प्रणाली कैसे काम करी, तो उसके ऊपर मेरी पूरी स्टडी थी। तो कहीं ना कहीं मैंने उसमें भी पाया ऐसा कि जो हमारे यंग जनरेशन है जो एग्रीकल्चर की तरफ है वो काफी जागरूक है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है। जी बिल्कुल। आजकल आप देखिए बच्चे अपने अपने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। अपने प्लांट्स तो चलो क्या ग्रो कर रहे हैं, आई वुड से द करेक्ट वर्ड, अपनी अपनी प्लांटेशंस वगैरह जो लगा रहे हैं सारे हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखिए एडवांस तरीके से एचडीपी पे काम कर रहे हैं, हाई डेंसिटी पे काम कर रहे हैं, और आपका जितने भी नए नए तरीके की, जैसे हम नेचुरल फार्मिंग, हमारी यूनिवर्सिटी नेचुरल फार्मिंग पे बहुत काम कर रही है। अगर आपको मौका मिले तो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जरूर आप हमारे साइंटिस्ट का इंटरव्यू लीजिए, जिसमें हम सिर्फ नेचुरल चीजों से ही अपने खेत को, बेसिकली हम अपने खेत में खाद डाल रहे हैं जो नेचुरल खाद है, जैसे कि आपकी जीवामृत होगी, घनजीवामृत, बीजामृत, तो इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे, कोई भी रसायन यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं
बड़ी एडवांसमेंट आ रही है। एडवांसमेंट तो क्या, हम पुरानी चीजों को एडवांस तरीके से कर रहे हैं, चीजें भी हमें वही करनी है, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जिसमें टाइम भी कम लगे। बट अभी हमारी जो हमारे फार्मिंग है वो ऑलरेडी केमिकल्स पे इतनी आधारित हो चुकी है कि जैसे कहते हैं ना कि नशा छुड़ाऊ केंद्र, तो नेचुरल फार्मिंग एक तरह से नशा छुड़ाऊ केंद्र है कि हमारी फील्ड्स को धीरे धीरे केमिकल्स को ऊपर से निकाल के हमको उनको नेचुरल उस पे डालना है सारा, ताकि एक आने वाला जो, जैसे हम आजकल बीमारियां देख रहे हैं, पुराने बुजुर्ग कहते थे कितने ज्यादा हेल्दी, और सुना है ऐसे, मतलब बोलते हैं और है भी ऐसा। आज की डेट में देखिए आप, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कितना कम हो चुका है। और रही बात हमारा जो खाने में जितने भी हमारे ये रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट आजकल एक नया टर्म है कि खाना तो पूरा खा रहे हैं बट आप न्यूट्रिएंट आप में डेफिशिएंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जिसको हमको जिन सब के साथ हमको कोप अप करना पड़ेगा। और रही बात, अभी तो एक्चुअली मुझे ना, मैं बताऊं आपको, जो हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपनी फील्ड की तरफ जा रहा हूँ या मेरी नहीं, तरफ, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि डीपली ज्ञान जाके बहुत डिटेल सारा में। है मैं इस समय आपको ये नहीं बता पा रहा हूँ कि मुझे, शायद मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जितना मतलब बता सकूं सही चीजें जो है, क्योंकि बोलने को तो 1000 चीजें हैं मेरे पास। आप किसी भी चीज पे अगर ये चीज पूछोगे, अक्सर देखी है, जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा तो एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं वो चीज होती है। लेकिन हम इस चीज को मानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में आज तक बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, ना केवल किताबी ज्ञान, फील्ड का, आपने इतने सारे स्टेट्स को घूमा है, आपने प्रैक्टिकली जाकर के देखा है, हर चीज के बारे में नॉलेज ली है। तो वो एक बड़ी बात है कि आपके पास केवल किताबी ज्ञान नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल है, आपने देखा है, खुद करके किया है, तो वो एक बड़ी बात है। मैं इससे हटके थोड़ा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, सोशल मीडिया यूज करते हैं आप? हाँ, मतलब टाइम वेस्ट तो सिर्फ ही होता है। सोशल मीडिया के पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइड्स? देखिए, सोशल मीडिया, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, तो ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया, ये तो उसमें पूछते थे। अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी, लाइक हम इसको इंटरव्यू को हम इनफॉर्मल सा रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्योंकि अब मैं भी थोड़ा सा वो हो चुका हूँ, नया नया टीचर बना हुआ अभी, तो थोड़ा मुझे स्टेज फिर वैसे कम है, बट स्टिल कैमरे के आगे बोलना इज लाइक थोड़ा सा टफ है। हाँ, सोशल मीडिया का यही बात है कि सोशल मीडिया, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। MBA जो सब्जेक्ट है बेसिकली आपको मैनेजमेंट सिखाता है, ठीक है। मेरा जो सब्जेक्ट, मैं बच्चों को, और जो मेरा टीचिंग स्टाइल है वो मैनेजमेंट सिखाना ही है कि हम लोग अपनी मैनेजमेंट कैसे करें। अब सोशल मीडिया की बात करें तो हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया जरूरी नहीं है, जरूरी भी है, आपको अपडेट रखता है। बट अगर आप इसी में ही अपना पूरा समय दे देंगे, नो डाउट हमने भी दिया है, वो एक स्टेज होती है जब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है, पता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि सिर्फ टोटली सोशल मीडिया को आपको टाइम मैनेज करना है। आपको जब आपका फोन यूज नहीं करना है तो आपको फोन यूज नहीं करना है, सिंपल एज दैट। कुछ आपने देखा होगा कि भी हमारे जो काफी सक्सेसफुल पीपल है वो फोन रखते ही नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीजन होगा। अब एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कुछ जो हमारे सक्सेसफुल पीपल है, कि इफ यू वांट टू राइड अ फरारी, तो आपको फरारी वाले से पूछना पड़ेगा कि भाई आपने फरारी कैसे ली, व्हाट डू यू डू टू बाय दैट फरारी। अगर आप फरारी लेने के लिए किसी साइकिल वाले से पूछोगे कि भाई मैं फरारी कैसे लूं, तो कहीं ना कहीं आप, आई गेस दिस एग्जांपल डजंट गो लाइक वैसा ना जाए, किसी को हर्ट नहीं है, बट ये एग्जांपल ऐसा है कि मुझे अगर साइंटिस्ट बनना है तो मैं किसी साइंटिस्ट से पूछूंगा कि मुझे अपने से ऊपर लेवल के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ऑलरेडी वो चीज अचीव कर रखी है और जो उस रास्ते में गुजरे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आपको एक यूपीएससी का स्टूडेंट है मान लीजिए, तो वो किससे सलाह लेगा? किसी ऑलरेडी जो यूपीएससी क्लियर कर चुका है। हाँ। वो उससे तो नहीं लेगा। यहीं पे तो बच्चे देखना कितना वो करते हैं, जब हम तैयारी करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो ऑलरेडी 3-4 बार एग्जाम दे चुके थे तो वो उन्हीं के चेले बन जाते हैं। तो वो ना उनका हो रहा होता है ना उनका हो रहा होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कि टाइम मैनेजमेंट, अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सोशल मीडिया के लिए। बाकी इसके प्रोज एंड कॉन्स तो आपको खुद ही, अगर टाइम ज्यादा दोगे तो कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, टाइम कम दोगे तो आपको बाकी प्रोज तो है ही है। डॉक्टर अखिल कश्यप के आइडल कौन है लाइफ में, जिन्हें आप बचपन से मानते हैं और देखते हैं कि हाँ ये इंसान है लाइफ में जो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, उनकी तरह बनना है? दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि मेरे लाइफ में आइडियल अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहे हैं। माई आइडियल चेंजेस विद टाइम।
वो ऐड अप हो रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक से ही क्यों, मतलब स्कूल में हमारे टीचर्स हमारे आइडल हो स्कूल में सकते हैं, बिल्कुल बचपन में पेरेंट्स हो सकते हैं, जब आप बचपन बड़े में हुए तब अगर कोई आप और। एक आइडियल की बात चुनेंगे तो वो मेरे पिताजी हैं। तो और आपको मैं एक चीज बता दूं, तो मेरी मोटिवेशन जो रही है हमेशा वही रही है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तो मुझे वो एज अ चैलेंज होता है। और वो जानबूझ के ऐसा कहते हम होंगे। मैनेजमेंट में एक चीज पढ़ते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन। हम लोग कई बार कहते हैं ना किसी को, ये तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तो वो उसमें करता है कि मुझसे क्यों नहीं होगा। हमारी सोसाइटी तो इसे बहुत नेगेटिव लेती है। यही तो चीज सीखने वाली है। आपके वो कहते हैं ना कि आपके ऊपर कोई पत्थर मारे तो उसका घर बना लो। कई बार किसी तो ने ये कह दिया कि reality आपसे है। नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो दब से उसको जाते कुछ हैं। बोलना तो नहीं मैं- है, तो जो आपके अंदर जो वो एड्रेनल रश हो रहा है ना, बेसिकली पता है मतलब उसे एक केमिकल का power के ऐसा रूप में मैं लेना बताऊं है। आपको, ब्रेन में सारा केमिकल का हिस्सा है, केमिकल का काम है। अगर आपके अंदर एड्रेनल रश हो रहा है आपका, कि उसको सोच के कि नहीं यार ये मुझसे नहीं, मुझे वैसे बोल रहे हैं, अगर मैं उसको वैसे ही जवाब दे दूंगा तो कहीं ना कहीं वो चीज खत्म हो जाएगी। उसको अपने अंदर दबाओ, उसको अंदर एक पॉजिटिविटी के लिए एक जी ताकत जी के जी रूप जी में और उसे लो। अपने पाथ पे चलते रहो बस। क्योंकि मुझे लोग कहते थे कि इससे 10वीं नहीं होनी है, सच्ची बताऊं आपको मैं, मुझे ऐसे लोग कहते थे कि इससे 10th क्लास नहीं होनी है। और आज देखिए आप क्या इंटरव्यू कभी दे रहे किसी हैं तरह की कोई ऐसी बातें सुनने को मिली, कोई वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वर्स्ट लाइफ में जो कॉम्प्लीमेंट बहुत तो बुरा लगा हो, दिल शायद पे जो लगा हो दिल पे कभी? लगा, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आई वोंट से इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि कई बार होता है कि आपके माँ बाप, बाकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स दुखी होते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर योर लाइफ किसी ने अगर right किया now this is my best compliment for me that you are taking my interview, so this is the best compliment of life for me, from life to me, कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये मेरे लिए अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑल्दो बाकी तो बहुत चीजें बोलने के लिए मैं ऐसे, आप पूछिएगा मैं बताता आजकल रहता हूँ। ऐसा होता है कि मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि आप इतने % मार्क्स लाइए, इतने % मार्क्स लाइए, और वो बच्चा केवल एक कमरे में रहना चाहता है। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा रिश्तेदार के घर नहीं जाते, इधर उधर नहीं जाते हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? इससे ये कितना ज्यादा चिंता का विषय है और कैसे देखते हैं आप? देखिए पता क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि लाइक आपको मैं एक थोड़ा सा एक कहानी बताता हूँ छोटी सी इसके पीछे। मेरे घर वाले हमेशा लाइक वो मतलब ऐसा कभी मेरे पे उन्होंने कोई प्रेशर डाला नहीं किसी भी चीज का कि तू ये कर या वो कर। उन्होंने कहा है कि तूने जो करना है तो वो कर। मैं सोसाइटी की बातें कर रही हूँ, क्योंकि अब पहले आपने देखा होगा, अपने पिताजी से सुना होगा कि वो जैसे घर में 10 लोग हैं, एक तो जी, संयुक्त जी, परिवार जी। होते थे, तो 10 लोग, उस टाइम फोन भी नहीं होते थे, तो सारे लोग बैठे हैं, बातें जी, कर जी, रहे जी, हैं, जी, जी। एक दूसरे के लिए बहुत टाइम है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कमरे में अगर 4 लोग हैं तो चारों फोन चला रहे तो हैं। आपने अभी मुझसे पूछा कि सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स, तो आपने मुझे खुद ही बता दिया सोशल मीडिया के कंसिक्वेंसेस क्या है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये सोसाइटी के लिए तो मुझे कितना लगता है कि हार्मफुल है? बातें करना बहुत जरूरी है। देखिए पता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। खासकर अपनी फैमिली से। जी जी जी, आपके अगर जितने भी पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे तो प्लीज ट्रीट योर चाइल्ड एज योर फ्रेंड। और ऐसा नहीं कि देखिए डैडी और पिताजी में बहुत फर्क है। अब आप एक टीचर भी बन चुके हैं, तो जी, बहुत जी, सारे जी, लोगों जी, के लिए जी, ऑलरेडी आप भी already, आइडल हैं। हाँ। तो अब जो बातें बोलेंगे वो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा और आपको मैं मोटिवेशनल होने बताऊं, वाले मैं हैं। मतलब हमेशा ऐसा रहा है मेरा। अभी लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि बच्चों को नई से नई चीज सिखाऊं, उनको लाइफ लेसन ज्यादा दूं रादर देन बुकिश नॉलेज। जीने के तरीके ज्यादा जीने के सिखाएं। तरीके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, Nature एक को और enjoy चीज है, करें। आजकल स्टूडेंट्स और टीचर के बीच का जो रिश्ता है वो भी बहुत फ्रैंक है। और पहले ऐसा होता था कि बहुत जी, दायरा जी, होता जी, था। जी, एक- वो अच्छा था या ये अच्छा है? कौन सा दौर अच्छा था? I'll tell you one thing, change is the only constant, बदलाव ही जीवन है। तो और जरूरी भी है बदलाव। और अगर पुराने समय में अगर टीचर्स वैसे थे तो शायद उस समय की जरूरतें उस समय वैसे थी, क्योंकि उस समय हमारे देश को बहुत ही ब्राइट माइंड्स चाहिए थे। और सभी लोग, मतलब मैं इस एंगल से इस चीज को देखता हूँ कि हमारे जो लाइक कंट्री को उस समय बहुत लाइक मेहनती लोग चाहिए थे। और साथ साथ में ऐसा नहीं था कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, रिसोर्सेज भी कम थे। तो कहीं ना कहीं शायद टीचर्स का उस समय ये माइंडसेट रहा होगा कि इन्हें सब चीजें करानी है भाई, इन्हें ही तो हमें इन्हें घर के काम भी देखने होंगे और इन्हें आगे चल के हमारे देश को भी संभालना है। तो कहीं ना कहीं तो शायद समय तभी के वो साथ strict रहे चीजें होंगे। बदलना हाँ, जरूरी है, आप ऐसा बिल्कुल, मानते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं और समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। आप मूवी देखना पसंद करते हैं? फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? माय फेवरेट एक्टर इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक्ट्रेस? और एक्ट्रेस मेरी फेवरेट है लाइक अभी तो चेंज हो गई है, कृति सनन।
फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवीज लाइक है काफी, बट मैं वेब सीरीज ज्यादा देखनी प्रेफर करता हूँ। वो कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मूवी में अगर देखें ऐसा क्या है उसमें? एक्चुअली जो एक्टिंग है वो मैं उसको एज अ टैलेंट देखता हूँ। लाइक मूवीज में क्या होता है कि अब वही क्या बात है ना, एक्शन मूवी, एक्शन मूवी ज्यादा वो थोड़ा फिल्मी टाइप, वो मुझे नहीं इतना पसंद है। मेरे को रियल लाइफ ज्यादा ही अनरियल लगता है। हाँ, तो मुझे रियल एक्टिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अपना फेवरेट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, आपने उनके काफी ज्यादा शोज देखे होंगे नेटफ्लिक्स पे, और मुझे इसीलिए वेब सीरीज देखना पसंद है, क्योंकि उसमें हम एक जो कलाकार है उसके रियल टैलेंट को हम देख सकते हैं। आजकल देखिए आप, कितनी सारी वेब सीरीज आ चुकी है, आपने भी शायद देखी होगी कुछ तो वेब सीरीज, पाताल लोक टाइप आपने देखी है? मैंने कभी नहीं देखी। आपने वेब सीरीज नहीं देखी? अरे आपको वेब सीरीज देखनी चाहिए। आपको आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं? हाँ, स्पोर्ट्स मुझे बहुत आपका पसंद है। फेवरेट स्पोर्ट्स और प्लेयर? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट, और विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है। ऐसा क्यों है कि विराट कोहली सबके आई लव पसंदीदा हिज है? एग्रेशन, मुझे उसका एग्रेशन बहुत पसंद है। ग्राउंड में तो शायद नहीं होना चाहिए। ग्राउंड में एग्रेशन, देखिए पता है ये बहुत सब केमिकल का खेल है, मैंने आपको बताया। माइंड जब हमारे ब्रेन में एड्रेनल रश होता है, तो वो जो रश है और जो उसका मजा है ना, मतलब फील्ड में, आई जस्ट लव दैट थिंग। बट हाँ, उस चीज का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही है, ग्राउंड के बाहर कुछ नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन। हाँ, वो है, उसके बाद एक नॉर्मल। आप आपकी हॉबीज क्या है अपने फ्री टाइम में, रिलैक्सिंग फ्री मोड में क्या टाइम, करते हैं? रिलैक्सिंग मोड में मुझे कुछ नहीं करना पसंद है। कंगना रनौत बताती है अपने इंटरव्यू में कि उन्हें वेले रहना पसंद है। वेले रहना पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ एंजॉय करनी। अगर मैं बताऊं, मुझे कोई कहे कि क्या करना है वीकेंड पे, तो मैं चाहता हूं कि मैं कहीं पहाड़ पे चला जाऊं, वहां पे आराम से अपने लिए कैंपिंग करूं और अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाऊं, और वहां पे आराम से बैठ के धूप सेकूं और बढ़िया एंजॉय करूं। अब आप एक अध्यापक हैं, तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें समझाना कितना बढ़िया लगता है? मतलब इट्स मेरे चैलेंजिंग जॉब आई मस्ट से, क्योंकि मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि आप, जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, +2 में मैं कभी किताबें खोली भी नहीं थी, वो जितना मैं क्लास में पढ़ता था मैंने उस हिसाब से किया। तो जिससे मैं दूर भागता था, सच्ची बताऊं, लास्ट में जाके मैं उसी के ऊपर आके, तो दिस इज ऑल डेस्टिनी। अब जब दिया है चैलेंज, तो हर एक चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। तो अभी ये भी एक चैलेंज है, बट दिस इज लाइक एक कहीं ना कहीं मेरे को एक एज मिला, अच्छा एज मिला, क्योंकि आई एम अ रिसर्चर। मुझे एजुकेशन में जाना नहीं था, बट मुझे एक्चुअली आगे रिसर्च वर्क करना था। मुझे पोस्ट डॉक्टरेट करनी है अभी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, जो मेरा फर्दर इस समय प्लान है। ये मतलब आप अभी रुकने वाले नहीं हैं? दिस इज नॉट एन एड। इसलिए मैं आपको कह रहा था पहले भी कि लाइक अभी शायद मैंने खुद इतना कुछ किया नहीं है कि आप मेरा इंटरव्यू लें, क्योंकि दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। आप जैसे ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, और जीवन तो निरंतर चलते रहना है, क्योंकि जब आप कुछ भी करते हैं आपको हमेशा कम लगेगा, हमेशा किसी भी पद पर पहुंच जाएंगे, तो ये चीजें होती रहेगी। फिलहाल आप अभी तक भी बहुत सारी चीजें जो है वो गेन कर चुके हैं, बहुत सारा अचीव कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। जिला सिरमौर के एक बहुत ही, राजगढ़ को बहुत, मैं पिछड़ा तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत ग्रामीण इलाका माना जाता है। तो चलो, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। मैं एक्चुअली बड़ा थोड़ा ह्यूमरस हूँ, तो पिछड़ा तो बहुत ज्यादा ग्रामीण जिसे हाँ, कहते हैं, बिल्कुल ठेठ पहाड़ी कहा मतलब जाता है। हाँ, ठेठ पहाड़ी कह सकते हैं। लाइक राजगढ़ के लोग हमारे कैसा लगता काफी, है आपको राजगढ़? मुझे राजगढ़ काफी अच्छा लगता है। लाइक हाँ, मतलब ऐसे है कि वहाँ पे अपने लोग हैं, और मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो जब आप कम मिलते हैं तो प्यार ज्यादा होता है। अगर आप किसी डेली मिलेंगे तो वो मतलब वो कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए पहाड़ या रेगिस्तान? पहाड़। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं, और कुछ ऐसी चीज आपके दिल में जो आप हमारे व्यूअर्स से कहना चाहते हो, कुछ कोई भी ऐसा मैसेज जो आपने अपनी लाइफ में जिस चीज से कोई सीख ली हो, सबक लिया हो कि हाँ ये मैसेजेस चीज तो मैं बहुत करूंगा? है, अगर मैं बताऊं मैम, मैसेजेस बहुत हैं। पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, यंग यूथ के लिए भी मैसेज है कि हमेशा एक चीज का ध्यान रखें। आई वोंट से कोई मैं शायरी नहीं बोलूंगा, कुछ वैसा नहीं बोलूंगा। पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि लेट योर चाइल्ड बी हिम, कि वो बनना क्या चाहता है। लाइक आस्क हिम कि वो क्या करना चाहता है, कोई चीज उसके ऊपर थोपिए मत। मतलब वही है ना, अगर हम मछली को बोलेंगे कि पेड़ पे चढ़ जा, तो वो कैसे चढ़ेगी? तो अगर जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो उसमें एक्सेल करे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। पैशन को ही अपना करियर फ्यूचर बनाए। मैं मानता हूँ घर वालों की बहुत वो रहती है कि भाई हमारा बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लाइक उनको टेंशन है, क्योंकि ये हमारा इस समय जो वर्ल्ड है, दिस इज वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत पेरेंट्स ही की भी ज्यादा, कहीं ना कहीं सही है कि मैंने आपको चिंता पहले भी एक बात कही थी कि भी उनकी इंटेंशन intentions कभी गलत नहीं होती होगी, है, उनका डिसीजन गलत हो हो सकता है। सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अगर डिसीजन लेते हैं, और ऑलवेज बी बोल्ड, बच्चों के लिए मेरा हमेशा यही रहेगा। जो मेरे गुरु हैं मिस्टर भास्कर मुखोपाध्याय सर और डॉक्टर पीयूष मेहता मेरे गाइड रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत मेरे जीवन के एक, मेरे माता पिता हैं, उसके बाद फिर मेरे 2-3 अध्यापक गण हैं। बाकी ऐसे तो अध्यापक गण सारे हैं, बट जो मैं नाम लेना चाहूंगा उनका स्पेशल, एक है मिस्टर भास्कर मुखोपाध्याय, जिन्होंने स्कूल टाइम में मुझे बहुत गाइड किया हमेशा, क्योंकि चाइल्ड लाइक मी, लाइक मेरी तरह जो बच्चा है शायद बहुत मुश्किल है हैंडल करना। तो मेरे स्कूल से अगर घर पे फोन आता था तो घर वाले टेंशन में रहते थे कि पता नहीं इसने अब क्या कर दिया है। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ चाइल्ड। तो उसके बाद फिर कॉलेज में मेरे डॉक्टर पीयूष मेहता सर जो हैं मेरे गाइड रहे हैं। ही इज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन नॉन यूनिवर्सिटी। तो वो मेरे बहुत ही 5 साल मेरे गाइड रहे, एमबीए में मेरे गाइड रहे, पीएचडी में मेरे गाइड रहे। उन्होंने मुझे मतलब अप्स एंड डाउन्स उन्होंने मेरा सब देखा है। तो उनकी गाइडेंस के थ्रू मैं हमेशा चाहता हूँ कि जैसे वो हैं मैं उनकी तरह बनूं। सर अगर आप इसको देखेंगे तो लाइक आई रियली अप्रिशिएट यू एंड आप बेस्ट है। और कोई मैसेज एक ये रहेगा यूथ के लिए कि कभी ये नहीं सोचना है कि भी यार बस हो गया। मतलब अगर आप सेटिस्फाई हो गए और अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं ना, तो फिर वो चीज जिंदगी गलत है, वहीं फिर आप वो stop खत्म हो है काम, जाएंगे। वहीं स्टॉप हो जाएंगे। ऑलवेज लीव योर कंफर्ट जोन और ऑलवेज बी रेडी विद अ प्लान बी। तो ये मेरा यूथ के लिए रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा ना कि मुझे पता नहीं है कि अभी लाइक मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बट मे बी, थैंक यू सो मच उस चीज के लिए। थैंक यू बट वेरी मच अखिल जी फॉर ज्वाइनिंग अस। ये Thank इंटरव्यू you. हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई आज हमने भी सुनी है। वैसे तो आपके बारे में काफी सुना है, लेकिन आज हमने जो है वो आपकी जुबानी सारी चीजें एक्सप्लेन अपने स्टार्ट से की है, किस तरह से आपकी ये जर्नी रही। बहुत खूबसूरत जर्नी रही है और इसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि कई बार फेलियर को भी फेस किया, लेकिन जब आप फेलियर को फेस करते हैं उसके बाद जो सक्सेस आती है उसका मजा ही अलग होता है। तो मैं इसी के साथ कंक्लूड करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से। तो दोस्तों, एक और नई शख्सियत के साथ मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।